हेलो एस्पायरिंग थिंकर्स। वेलकम बैक टू एस्पायरिंग बुद्धा चैनल। मैं हूं आयुष चौधरी और आज हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स सीरीज का लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कौटिल्य यानी चाणक्य के बारे में, जिन्होंने गवर्नेंस, लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने का एक नया नजरिया दिया। उनका अर्थशास्त्र अभी भी पॉलिटिक्स और स्टेटक्राफ्ट के फील्ड में एक अहम सोर्स है। आज हम उनके टाइमलेस प्रिंसिपल्स को समझेंगे, जो आज भी उतने ही रिलेवेंट है। और अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और लीडरशिप के बारे में गहराई से समझना है तो ये लेक्चर ऑब्वियसली आपके लिए है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट, जेआरएफ, or for your college examinations of masters and bachelors, so that's an immense opportunity to learn about the Kautilya in this lecture series. तो वीडियो को लाइक करो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। सेकंड विच एक्चुअल मेथड ऑफ वर्क। पहले प्रिंसिपल्स काम करते थे सॉवरेनिटी की और कि अपने एक स्टेट में हम कैसे संप्रभुता कायम कर सकते हैं। सेकंड की जो एक्चुअल वर्किंग मेथड्स थे एक एडमिनिस्ट्रेशन के, जो वहां की स्टेट क्राफ्ट के, वो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया। फॉर सॉवरेनिटी पार्ट हम अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे एक किंग की अथॉरिटी मायने रखती थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे किंग अपनी जनता के लिए के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था और कैसे मिनिस्टर्स या फिर जनता अपने किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी फॉर देयर वर्क एंड ड्यूटीज। थर्ड, ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन। द पनिशमेंट पार्ट, जो दंड पार्ट हमने सप्तांग थ्योरी में पढ़ा था कौटिल्य के, उसमें ही ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन का पार्ट आता है कि कैसे जनता अपने किंग के लिए लॉयल रहती है, कैसे उनकी जनता ओबीडियंट रहती है उनके ऑर्डर्स को लेके, या फिर कैसे उनके जो मिनिस्टर्स एंड जो वर्कर्स है वो ओबीडियंट रहते हैं इनके ऑर्डर्स को लेके। फोर्थ एंड लास्ट, नॉट द लीस्ट, ड्यूटी एंड इंटरेस्ट। कितना एक काम में ड्यूटी एक किंग की रहती है, कितनी एक स्टेट के प्रति ड्यूटी कॉमन मैन की रहती है, या फिर कितनी अपनी वर्क के प्रति ड्यूटी या इंटरेस्ट एक वर्कर का रहता है या फिर एक ब्यूरोक्रेट का रहता है। ये चारों पार्ट्स सॉवरेनिटी के अंडर है। देन हम आते हैं एक्चुअल मेथड्स ऑफ वर्क पे। स्पेशलाइजेशन, डिसीजन, डिवीजन ऑफ लेबर, सेपरेशन ऑफ पावर, हायरार्की, पक्षोपान, इक्विटी एंड कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे चीज समझने वाली है वो इक्विटी। इक्विटी और इक्वलिटी में मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। मेजर डिफरेंस यही है कि एक स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं इस चीज को कि ये एक स्टेडियम है, बाहर एक पट्टी लगाई हुई है, एक बेंच है, उस बेंच पे तीन लड़के खड़े हैं, एक की हाइट 7 फीट है, एक की हाइट 6 फीट है, एक की हाइट सिर्फ 4 फीट है। अब सात और इनको एक पर्टिकुलर बेंच पे खड़ा कर रखा है जिस बेंच की ऊंचाई बराबर है, तो दैट्स एन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी कि तीनों को बराबर मौका दिया गया है देखने का। बट उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो सारे मैच देख पाए। ये बहुत ऊंचा जा रहा है और अच्छे से मैच देख पा रहा है, ये एकदम सही सटीक जा रहा है और मैच देख पा रहा है, बट ये मैच देख ही नहीं पा रहा है। दैट्स एन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। बट हियर इन आवर गवर्नेंस स्ट्रक्चर हम ज्यादा फोकस करते हैं इक्विटी पे। व्हाट इज इक्विटी? कि जहां हमें स्टेट प्रोवाइड करता है कि इन्हें बराबर से नीचे नहीं रखा जाएगा, लेकिन जो थर्ड वन है जिसे नहीं दिख रहा है उसे एक बेंच प्रोवाइड कर दी जाएगी, एक एक्स्ट्रा स्टूल या फिर एक एक्स्ट्रा बेंच प्रोवाइड कर दी जाएगी जिससे उसकी हाइट 1 फीट और बढ़ जाए। इसको थोड़ी सी ऊंची एक बेंच प्रोवाइड कर दी जाएगी जिससे इसकी हाइट बराबर हो जाएगी। नाउ द इक्वल वॉज नॉट द बेंच, जो सरफेस है वो इक्वल नहीं है। अभी इन तीनों की आई साइट इक्वल लेवल पे है। दैट्स एन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। हियर कोऑर्डिनेशन कि कैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज या कैसे अलग अलग मिनिस्टर्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं वर्क करते टाइम। सेपरेशन ऑफ पावर कि कैसे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो जस्टिस से अलग है, कैसे वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन से अलग है पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वाले। तो दैट्स ऑल अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर। तो अब हम इसको थोड़ा सा डीप डाइव होके समझते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। सो हियर इट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें हेनरी फेयोल
के बारे में हम पढ़ते हैं, ल्यूथर कुलिक के बारे में पढ़ते हैं, ओरविक के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। जो 1927 टू 1936 का फेज था, दैट वाज नोन एज एरा ऑफ प्रिंसिपल्स, जहां पे अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए गए, जिनमें अथॉरिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, हायरार्की, प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, काइंड ऑफ काफी सारे प्रिंसिपल्स थे। सो जो फर्स्ट प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दिया, वो जो अथॉरिटी, कि जब अथॉरिटी का अब्सेंस होगा, कि जब कोई आप पर रूल करने वाला ही नहीं होगा या फिर कोई अथॉरिटी लेने वाला ही नहीं होगा स्टेट में, तो दैट विल बी अनार्कियल सिचुएशन। वो एक अनार्कियल सिचुएशन हो जाती है, जिसमें एग्जांपल कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दिया कि द लार्जर फिश स्वेलो स्मॉलर फिश इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी। कि जैसे इस डायग्राम में, इस पिक्चर में शो हो रहा है कि एक बड़ी मछली है, वो छोटी मछली को खा जाती है। इन द सेम स्टोरी लाइन हम ये चीज देख सकते हैं कि अथॉरिटी की एब्सेंस में कैसे स्टेट में अनार्की सिचुएशन डेवलप हो जाती है, और कैसे बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाने में जरा भी टाइम नहीं लगाती है। सेकंड वाज प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमने दंड वाले पार्ट में देखा था, जो दंड पार्ट था अपना, उसमें देखा कि जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है कि इन द एब्सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी you will be punished for your work और your act, जो भी आप गलत मोरल या फिर अनएथिकल एक्ट करते हैं, उसके बारे में। देन आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में हमने ये देखा कि जो किंग की अथॉरिटी थी स्टेट में, किंग की अथॉरिटी ये दिखाता था कि जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं या फिर जो मेजर डिसीजंस होते हैं, वो किंग के होते हैं। तो ये चीज शो करती है यूनिटी ऑफ कमांड की। कमांड एक पर्टिकुलर अथॉरिटी से आ रहा है, एक पर्टिकुलर साइन से ये कमांड आ रहा है, जो डाउनवर्ड्स फ्लो कर रहा है या फिर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है। यदि किंग्स की डिमाइस पे कहा है कि कौटिल्य ने जो रॉयल पावर है मिनिस्टर्स की, वो किंग की डिमाइस पे कौटिल्य ने बिल्कुल भी फेवर नहीं की एक्चुअल में। कि यदि किंग की पावर चली जाती है, तो कौटिल्य जो अपन डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं या फिर डेलीगेशन की बात करते हैं, उसकी अनफेवर में ही रहे कौटिल्य हमेशा अपने अर्थशास्त्र में, जिससे कि जो रॉयल कमांड की स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। यदि रॉयल कमांड होता है, जो किंग का कमांड होता है वो किंग का कमांड होता है, और जो मिनिस्टर्स के कमांड है वो मिनिस्टर्स के कमांड है। इसके बीच में एक पर्टिकुलर थिन लाइन है जो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। दैट वाज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द कौटिल्य in its Arthashastra. Dand was encouraged. Obviously, the punishment part was encouraged to make people devoted to righteousness. जो righteousness है उसके लिए कि सच की राह पे चलें, जस्ट मीन्स हो हर एक एक्ट में, एथिकल पाथ्स हो, जिसकी वजह से दंड को भी एनकरेज किया गया प्रिंसिपल्स में। अब कौटिल्य ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को मेंशन किया कि रिस्पॉन्सिबल अपनी पॉपुलेशन के लिए या फिर अपनी ऑब्जेक्ट जनता के लिए सिर्फ किंग रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा कि सिर्फ किंग नहीं, बल्कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो भी अपने एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे टुवर्ड्स द पॉपुलेशन और टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। सो दैट वाज द प्रिंसिपल्स। एंड अब कुछ एलिमेंट्स है एडमिनिस्ट्रेशन के। तो एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कौटिल्य ने बताया कि द मीन्स ऑफ स्टार्टिंग अंडरटेकिंग्स, the excellence of men and materials, appointment of place and time, accomplishment of the work, provision against failure। कि यदि कोई काम खराब हो जाता है तो उसके आगे के क्या पहलू रहेंगे, आप अपने काम को किस वक्त में या किस टाइम तक, कब तक खत्म करते हैं, उस चीज के बारे में उसकी सूझबूझ रखना, रिकॉर्ड रखना प्लेस एंड टाइम का। जो आपका मैन है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन सब की एक्सीलेंस में। एंड टू स्टार्ट द अंडरटेकिंग्स। दैट वाज ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। जो डिवीजन ऑफ लेबर का प्रिंसिपल है, वो गवर्नमेंट की मशीनरी में प्रॉपर और एफिशिएंटली, लाइक इन्हें पर्टिकुलर सीक्वेंस काम हो सके, इसकी वजह से जो काम का विभाजन है वो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया है। सॉवरेनिटी, जो संप्रभुता है, इज ओनली पॉसिबल विद असिस्टेंस। यह बात कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कही है। सॉवरेनिटी क्या होती है? सॉवरेनिटी यदि द इंडिपेंडेंस इन द डिसीजन मेकिंग, वी कैन से दैट, कि आप
की आज़ादी है अपने खुद के डिसीजंस लेने में। जब हमारे ऊपर ब्रिटिश राज करते थे तो हम अपने स्टेट में खुद के लिए कोई डिसीजंस नहीं ले पाते थे, उनके अथॉरिटी या फिर उनके साइनिंग अथॉरिटी जरूरी होती थी। लेकिन जब 1947 में हम आज़ाद हुए, उस वक्त के बाद से हम सॉवरन हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं और उन पर किसी बाहरी देश का या फिर बाहरी एलिमेंट्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, नो इंटरफेरेंस। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा सॉवरेनिटी के बारे में, संप्रभुता के बारे में, कि ये असिस्टेंस के साथ ही पॉसिबल है। ए सिंगल व्हील कैन नेवर मूव, कि यदि आप अकेले चल रहे हैं तो एक गाड़ी बिना एक सिंगल टायर के साथ नहीं चल सकती, आपको दूसरा टायर उसके असिस्टेंस के लिए चाहिए होगा। तो दैट वाज पार्ट ऑफ सॉवरेनिटी इन द कौटिल्य अर्थशास्त्र, कि कौटिल्य ने कहा कि आपको मिनिस्टर्स के ओपिनियंस की भी जरूरत पड़ेगी और मिनिस्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से ही आप एक स्टेट को चला सकते हो। कोऑर्डिनेशन के प्रिंसिपल के बारे में भी बात की कि आप यदि मिनिस्टर्स को साथ ले रहे हो, आप दो डिपार्टमेंट्स को साथ में ले रहे हो, तो आपके आपसी कोऑर्डिनेशन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हो। जैसे आपके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स है, हायरार्की का प्रिंसिपल वो भी इसी कड़ी में जुड़ जाता है कि आप कैसे एक पर्टिकुलर सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए असिस्टेंस रखते हो। असिस्टेंस में आप मिनिस्टर्स को हायर करते हो, मिनिस्टर्स के साथ आप कोऑर्डिनेट करते हो, और कोऑर्डिनेट करने के लिए आपको हायरार्की को मेंटेन करना जरूरी होता है कि आप पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज को, फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर किंग है, देन जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो, देन उनके नीचे कुछ डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल सुप्रीडियंट ऑफ जेल या फिर सुप्रीडियंट ऑफ डिफेंस, ऐसे कुछ मिनिस्ट्रीज को आप रख देते हो। तो एक हायरार्की मेंटेन होती है और आप एक बेटर कोऑर्डिनेशन अपने स्टेट में या फिर अपनी गवर्नमेंट मशीनरी में कर सकते हो। कौटिल्य ने कहा कि जो अथॉरिटी है वो खत्म हो जाएगी यदि उसे हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में हम चैनलाइज नहीं करेंगे या फिर उसे फाइनल स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन तक नहीं लेके जाएंगे, तो वो खत्म हो जाएगी। जो अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी का मान है, वो बिल्कुल नाश हो जाएगा उसका, यदि हम उसे एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में चैनलाइज नहीं करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट हायरार्की। नेक्स्ट हम जाते हैं, तो वो है इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। अब इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट में कौटिल्य ने किन किन ऑफिसेस का मेंशन अपने अर्थशास्त्र में किया है। सो दैट्स एन फैक्चुअल पार्ट ऑफ आवर वीडियो। अब यहां से क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में, आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस में, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस में, एंड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या फिर मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वहां आउट ऑफ 100 80% क्वेश्चंस यहां से बनते हैं इन द पार्ट ऑफ कौटिल्य। जितना मैंने एनालिसिस किया है कि मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ये फैक्चुअल पार्ट है। ऑब्वियसली मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज। अब इस चीज को याद करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ अपना, कि आप इमेजिनेशन में एक दरबार लगाओ, जैसे हम मूवीज में देखते हैं, जैसे हम बॉलीवुड में देखते हैं कि एक दरबार लगा हुआ है, एक दरबार लगा हुआ है जिसमें सबसे ऊपर सिंहासन पे राजा बैठा है। अब हमें इनके ऑफिसर्स की बात करनी है, जो यहां जो कुर्सियां लगी है उन पे बैठते हैं। तो आप सबसे पहले सोचते होंगे कि सबसे पहला क्या होगा, ऑब्वियसली उसका मिनिस्टर होगा। अब मिनिस्टर होगा तो उसे राज पुरोहित की भी जरूरत पड़ेगी, राजपुरोहित के साथ उसे सेना को भी ध्यान रखना है, सेनापति की जरूरत पड़ेगी। सेनापति के साथ एक युवराज होगा, जो युवराज वहां राजा के सिंहासन के पास बैठा होगा। द्वारिका होगा, जो द्वार पे नजर रखते हैं। अंतर्वंशिका होगा, जो किंग के गार्ड होते हैं, जो किंग के गार्ड होते हैं उनका चीफ। प्रशस्त्र मजिस्ट्रेट को कहते थे, कि जो आज के अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उस टाइम प्रशस्त्र कहते थे। समहर्तर,
सम हर द कलेक्टर जनरल को कहते थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ऑब्वियसली यदि किसी स्टेट को चलाना है तो हमें रेवेन्यू पे भी ध्यान देना होगा, तो कलेक्टर जनरल। समनिधर्त, समनिधर्त यानी चीफ ट्रेजरर। यदि रेवेन्यू आएगा तो हमें एक्सपेंडिचर को काउंट करने के लिए भी कोई ना कोई अथॉरिटी चाहिए होगी, दैट वाज चीफ ट्रेजरर। समनिधर्त। प्रदेशत्र, प्रदेशत्र यानी कमिश्नर, जो टैक्सेस पे ध्यान रखते थे, या जो हाँ टैक्सेस पे ध्यान रखते थे। नायक, टाउन गार्ड। यदि एक स्टेट है तो स्टेट में कई टाउन्स होंगे, अब उन टाउन्स का भी ध्यान रखने के लिए अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाता था, जिनमें टाउन्स गार्ड होते थे। पौर जो टाउन के अंदर जो चीफ ऑफ द टाउन होता था वो। करमंता, सुप्रिटेंडेंट ऑफ माइंस। अब यदि स्टेट है तो उसमें ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज भी होंगे। अब नेचुरल रिसोर्सेज में माइंस होंगी, माइनिंग होगी उनकी। यदि आपको सोना चांदी निकालनी है तो उसके लिए भी एक सुप्रिटेंडेंट ऑफ माइंस यहाँ दरबार में बैठेगा। मंत्री परिषद अध्यक्ष, जो चीफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो भी ऑब्वियसली बैठेगा, जिससे कोऑर्डिनेशन इजीली मेंटेन हो सके किसी भी स्टेट में। दंडपाल, जो आर्मी डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता था उसे दंडपाल कहते थे। दुर्गपाल, दुर्ग यानी फोर्ट्स, पाल यानी गार्डियन, कि जो दुर्गों का जो उनके जो हमने 4 टाइप के दुर्ग पढ़े थे, उन 4 टाइप के दुर्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई ना कोई अथॉरिटी ऑब्वियसली मेंटेन करनी होगी दरबार में, सो दैट वाज दुर्गपाल। अंतपाल, अब ये स्टेट है तो स्टेट में बाहरी आक्रामकताओं से बचाने के लिए भी एक अथॉरिटी होगी, सो ऑब्वियसली ऑफिसर इन चार्ज बाउंड्रीज, जो इन बाउंड्रीज का ध्यान रखेगा कि कैसे बॉर्डर को मेंटेन करना है। अतिवहिका, अतिवहिका यानी द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट। अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करी है तो ऑब्वियसली हम फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस की भी बात करेंगे, जहां जो जंगल होते हैं उनके ऑफिसर इंचार्ज को अतिवहिका कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। अब इसे हम कैसे इमेजिनेशन में सेट करते हैं, कैसे अपनी एक स्टोरी लाइन में मेंटेन करते हैं, मेंशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये याद हो जाएंगे। और इसके लिए ऑब्वियसली एक खास चीज की जरूरत है, वो है रिवीजन, कि यदि हम बार बार इन चीजों को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ये जल्दी याद हो जाएंगे और अपने एग्जाम्स में हेल्पफुल भी रहेंगे। नेक्स्ट अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री में 2 ऑफिसेस थे। फर्स्ट वन इज कलेक्टर जनरल, जो रेवेन्यू के बारे में बताता था। ट्रेजरर जनरल सेकंड वन, जो एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स पे ध्यान रखता था। दैट्स अबाउट फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसपे कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने अपनी आपने मेंशन किया है। देन होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री में जो पर्सनल वर्क्स थे किंग के, वो चीजें आती है। पनिशमेंट यहां से निकल के जो इम्प्लीमेंटेशन का काम होता था वो होम मिनिस्ट्री मेंटेन करती थी। एस्पियोनेज सिस्टम वाज अ वेरी फेमस सिस्टम एट द टाइम ऑफ कौटिल्य। एस्पियोनेज यानी स्पाई सिस्टम, जो स्पाइज होते हैं उसका बहुत महत्व था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। स्पाई यानी हम कह सकते हैं कि जो आज के टाइम का रो एजेंसी है, जैसे वो ध्यान रखती है कि कहाँ से कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज है अपनी, वैसे स्पाई सिस्टम होता था जो स्टेट में अलग अलग जगह तैनात किए जाते थे, ताकि स्टेट की हर एक छोटी से छोटी जानकारी या फिर स्टेट्स के बाहर से आने वाली छोटी से छोटी जानकारी के बारे में नजर रखी जा सके। लॉ मिनिस्ट्री देन, कि जस्टिस, ऑब्वियसली द हाईएस्ट बिल्डर ऑफ द जस्टिस वाज किंग ओनली, बट लॉ मिनिस्ट्री भी एक मिनिस्ट्री थी जिसमें अलग अलग पार्ट्स में ये चीजें बताई जाती थी कि किस चीज के लिए क्या सजा है, किस चीज के लिए क्या पनिशमेंट है, वो सब चीजें लॉ मिनिस्ट्री के अंदर डिफाइंड थी। सो दैट्स ऑल अबाउट कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया है। इससे पहले वाला लेक्चर भी यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू दैट। हमने सप्तांग थ्योरी के बारे में बात की थी, हमने कौटिल्य के बारे में बात की थी। दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कौटिल्य अर्थशास्त्र, द सप्तांग थ्योरी। उसको हमने थोड़ा डीपली पढ़ा था। देन आज हमने प्रिंसिपल्स को पढ़ा, एलिमेंट्स को पढ़ा थोड़ा, एंड देन इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को पढ़ा, जो कौटिल्य के टाइम पे जो स्टेट में एज ए गवर्नमेंट मशीनरी में काम करते थे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, एंड
If you like the video, do subscribe, like. Thank you. Have a great day.